मेहरबान हुए हैं। दिल्ली में बारिश न होने से मौसम का मिजाज काफी गर्म हो गया था। तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। इससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। बारिश होने से राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दिल्ली में मेहरबान हुए मानसून, आपको बता दें कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि तपती गर्मी के बाद अब मानसून की पहली बारिश से लोगों को में खुशी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कई इलाकों में दिल्ली की झमाझम बारिश देखी गई है। आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश दिल्ली के कई इलाकों में देखी गई है और लोगों में इसके बाद खुशी का माहौल देखने को मिला है। अब लोकसभा की कार्रवाई आप एक ऐप के जरिए सीधे मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया है कि लोगों तक संसद से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप में लोकसभा टीवी की लाइव प्रसारण को उपलब्ध होगा, साथ ही सांसद की पुरानी कार्रवाई और उससे जुड़े दस्तावेज को पूरा लेख जोखा भी रहेगा। बता दें कि 19 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच शुरू हो रहे इस सत्र में शामिल होने के लिए उन सांसदों को आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट दी गई है जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि जिन सांसदों ने एक ही डोज या कोई डोज नहीं ली है, उन्हें अब आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की अनिवार्य नहीं रहेगी। उनके पास टेस्ट करवाने या ना। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई दिखेगी अब मोबाइल पर। आपको बता दें एक ऐप ऐसा की सारी जानकारी आपको दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने की घोषणा हुई है और लोकसभा की कार्रवाई मोबाइल पर अब आप देख सकेंगे। जल्द लॉन्च होगा ये ऐप। आपको बता दें कि इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि बहुत जल्द ये ऐप लॉन्च होगा जिसमें सांसद का आएगा। उसके साथ साथ उस ऐप के जरिए अब आपको दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस बार एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें एक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया जा रहा है जिससे अब आप मानसून सत्र का लाइव टेलीकास्ट उस पर देख पाएंगे। उसके साथ साथ सांसद ने क्या कार्यवाही की वो सारी प्रसारण भी अब आप उस ऐप पर देख पाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई मोबाइल पर अब उपलब्ध हो रही है। आपको बता दें कि जल्द लॉन्च होगा ऐप जिसमें आपको बता दें कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होना है, इस बात की घोषणा कर दी गई है और जल्द एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें आप सत्र की सारी टेलीकास्ट ऐप पर अपने देख पाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में जल्द ही ये ऐप लॉन्च होगा और आपको बता दें कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसके बाद आप ये सब देख पाएंगे। आपको बता दें कि अब जल्द लॉन्च होगा ये ऐप। एक मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है और कार्रवाई इस ऐप के जरिए सीधे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि लोगों तक संसद से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए इस ऐप को बनाया जा रहा है। इस ऐप में लोकसभा टीवी का लाइव प्रसारण तो उपलब्ध होगा ही, इसके साथ साथ संसद की पुरानी कार्यवाही और उससे जुड़े दस्तावेज को पूरा लेख जोखा भी उसमें रहेगा। और बता दें कि 19 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब ये मानसून सत्र एक बार फिर शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि मानसून सत्र कोरोना लहर के बीच शुरू हो रहा है और इसमें सांसदों को आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट दी गई है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जिन्होंने सांसदों ने एक ही डोज या कोई डोज नहीं लिया है, उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। लेकिन जिनकी दोनों डोज है उनके पास इस चीज का विकल्प होगा कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं या फिर ना कराएं। आपको बता दें कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा और जल्द एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है जिस ऐप के थ्रू अब आप लाइव प्रसारण देख पाएंगे मानसून सत्र का और सारी जानकारी, पुरानी जानकारी भी उस ऐप में आपको मिल जाएगी।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम भारत सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि कानून उनका ही वापस लेना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कैसे लाइन पर आएगी इसके 2 महीने बाद बैठक के दौरान पता चल जाएगा। इस दौरान टिकैत ने कहा कि वोट देने वाले हर व्यक्ति को आवाज उठाने का हक है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने अपने चुनाव लड़ने वाली बात को अफवाह बताकर यू टर्न मारते हुए कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा कहा गया कि 2 महीने के बाद 5 सितंबर को सरकार के साथ किसानों की बैठक होनी है। इसके साथ ही टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एमएसपी पर बात करने से कतरा रही है। आपको बता दें कि हम लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये बात टिकैत ने साफ कर दी है और एमएसपी पर बात कर रही सरकार, ये बात टिकैत ने कही। आपको बता दें कि वोट किया है, आवाज भी उठाएंगे, ये बातें राकेश टिकैत ने कही है। आपको बता दें कि करीब 8 महीने हो गए हैं किसान तो वहां पे प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं मिला है। और इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये एक अफवाह है। ये बोलते हुए उन्होंने अपनी बात से यू टर्न लिया है और आपको बता दें कि उन्होंने एमएसपी पे बात करने के लिए सरकार से कहा है कि एमएसपी पे बात सरकार टकरा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में सरकारी टीकाकरण केंद्र मंगलवार को बंद रहेगा क्योंकि शहर में अपने कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन स्टॉक को समाप्त कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली में सोमवार को रात 10 बजे तक केवल 36,310 वैक्सीन खुराक दी जा सकेगी, जबकि पहले औसतन लगभग 1,50,000 दैनिक वैक्सीन खुराक दी जा रही थी। सिसोदिया ने टीके की कमी पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में वैक्सीन फिर खत्म हो गई है। केंद्र सरकार 1-2 दिन की वैक्सीन देती है, फिर हमें कई दिन वैक्सीन केंद्र बंद रखना पड़ता है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज नहीं होगा टीकाकरण, इस बात की घोषणा कर दी गई है कि वैक्सीन की कमी के चलते फैसला ये लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली में आज मंगलवार को यानी कि टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। वैक्सीन की किल्लत के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज नहीं होगा टीकाकरण, ये बात मनीष सिसोदिया ने साफ करी। आपको बता दें कि ट्वीट पे एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि दिल्ली में आज नहीं होगा टीकाकरण। आपको बता दें कि दिल्ली में टीकाकरण आज के लिए बंद रखा जाएगा। मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी है। एमपी बोर्ड के छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। बता दें कि बोर्ड 14 जुलाई यानी बुधवार को 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम 14 जुलाई को शाम 4 बजे घोषित कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 10वीं में इस साल कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। दरअसल कोरोना संकट के बीच इस बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया गया है। वहीं अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा तो वो 1 से 25 सितंबर के बीच होने वाले 10वीं के स्पेशल एग्जाम में शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि छात्रों का एमपी बोर्ड के छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं का रिजल्ट कल होगा जारी। आपको बता दें कोई भी छात्र नहीं होगा फेल, इस बात की जानकारी साझा की है कि इस बार कोई भी छात्र फेल नहीं होगा और कोई भी छात्र अगर अपने अंकों से असंतुष्ट है तो वो 1 से 25 सितंबर के बीच स्पेशल एग्जाम में हिस्सा ले सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले में आरोपी कारोबारी मेहुल चौकसी की डेमोनिका की अदालत से राहत मिल रही है। सोमवार को डेमोनिका की हाईकोर्ट ने मेहुल चौकसी को स्वास्थ्य कारणों के जमानत दी है और इसे वापस एंटीगुआ जाने की इजाजत मिली है। इसी के साथ भारत के मेहुल चौकसी के वापस लाने की मिशन को एक झटका लगा है। डेमोनिका हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक चौकसी के अब डेमोनिका तभी लाया जाएगा जब यह स्वस्थ होगा। इसी के बाद डेमोनिका ने अवैध एंट्री को लेकर चल रहे मामले का ट्रायल की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें मेहुल चौकसी को मिला जमानत, डेमोनिका ने हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। आपको बता दें वापस एंटीगुआ जाने की मिलेगी इजाजत। आपको बता दें एंटीगुआ मेहुल चौकसी की जमानत की अब हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि वापस एंटीगुआ जाने की इजाजत उन्हें मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों की 8 मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक
में वह पूर्वोत्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के उपतान हालत और टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और इन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री इस दौरान टीकाकरण की स्थिति का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि बढ़ती कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। पूर्वांचल के मुख्यमंत्रियों संग ये चर्चा होगी। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान पर इस पे चर्चा होगी। आपको बता दें कि वर्चुअल तरीके से ये बैठक रखी जाएगी और पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से ये बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ बढ़ते कोरोना की गंभीरता को लेकर ये चर्चा होगी और टीकाकरण पर भी इसमें बात की जाएगी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी इस पर चर्चा करेंगे इस वर्चुअल बैठक में जो मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओलंपिक कोटा ले चुके मेरठ के खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र के जरिए शाम 5 बजे आयोजित वर्चुअल बैठक में खिलाड़ी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर क्षेत्र के गांव कलीना में शूटर सौरभ चौधरी के आवास पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसमें लखनऊ से भारतीय खेल प्राधिकरण उच्च अधिकारी कालीन गांव के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि शाम 5 बजे पीएम मोदी की वर्चुअल बैठक होगी। बैठक में खिलाड़ियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि ओलंपिक का बढ़ाएंगे उत्साह। आपको बता दें कि ओलंपिक खेलने वाले लोग छात्रों का वो हौसला बढ़ाएंगे और शाम 5 बजे पीएम मोदी तो वर्चुअल बैठक करने वाले हैं और उसमें बैठक में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बैठक में पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 के लिए कमर कस ली है। वह इसी सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल यानी बुधवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुताबिक प्रियंका गांधी बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचेंगी और बहुगढ़ी स्थित कॉल आवास में ठहरेंगी। इसके अलावा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रियंका गांधी 16 जुलाई तक लखनऊ में रहेंगी। इस दौरान वे प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि मिशन 2022 में जुटी प्रियंका गांधी। आपको बता दें 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और कल से वो 3 दिन के लिए लखनऊ दौरे पे होंगे। चुनाव की तैयारियों पर मंथन अब प्रियंका गांधी ने आपको बता दें कि शुरू कर दिया है और इस बात की जानकारी मिली है कि अब प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी और मिशन 2022 का मंथन प्रियंका गांधी करेंगे। आपको बता दें कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी कमर कस ली है और उन्होंने लखनऊ में 3 दिन का दौरा रखा है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान आम लोग आज सरकारी तेल कंपनियों ने बड़ी राहत दी है। एक दिन की बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल का भाव स्थिर रखा है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहित दूसरी कंपनियों ने ईंधन के दाम स्थिर रखने का फैसला किया है, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर रही है। बता दें कि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे हो गई थी, तो वहीं डीजल के भाव प्रति लीटर 100 पैसे कम हुए थे। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनी ने दी बड़ी राहत। आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दामों स्थिर रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के रेट में आज आपको बता दें कि पेट्रोल कॉर्पोरेशन ने स्थिरता दी है। आज पेट्रोल और डीजल के रेटों में कोई इजाफा नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 101 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, तो वहीं कल 16 रुपये डीजल के रेट में कटौती की गई थी, 16 पैसे की कटौती की गई थी। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार यानी आज से बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं सोमघर भी 50% क्षमता के साथ शुरू हो जाएगा और रेस्टोरेंट अब कुल कैपेसिटी यानी कि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना
की स्थिरता नियंत्रण में है। इसे देखते हुए ये छूट देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि एक अनलॉक की तरफ एक बार फिर प्रक्रिया बढ़ गई है। मध्य प्रदेश अनलॉक जोरों पर है। आज से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार और सिनेमा घर 50% की क्षमता के साथ शुरू होगा, तो वहीं 100 पर क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने की बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से नीचे जा रहा है उसके मुताबिक उसके मद्देनजर ये जानकारी साझा की गई है कि अब 50% के साथ आपको बता दें कि सिनेमा घर खुलेंगे और रात 10 बजे तक बाजार खुलने का ऐलान कर दिया गया है। एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में पकड़े गए आतंकी संगठन अलाकिया दल के आतंकियों ने कानपुर में चन्नमगढ़ इलाके में पिस्टल खरीदी थी। वहीं आशंका जताई जा रही है कि चमनगंज के पिस्टल मुहैया कराई थी। जानकारी के मुताबिक पिस्टल बेचने वाले और बिचौलिया दोनों को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। साथ ही ये आशंका भी जताई जा रही है कि बरामद अन्य असला और बारूद भी कानपुर से ही सप्लाई किया गया था। आपको बता दें कि एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया गया है। आतंकियों ने कानपुर से खरीदी थी पिस्टल और कई असले वहां से खरीदने की जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में पकड़े गए थे आतंकी। आपको बता दें कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और लखनऊ में पकड़े गए थे आतंकी। इस बात को आपको बता दें कि एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने कानपुर से खरीदी थी पिस्टल। यमुना के पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर पानी की सप्लाई कम करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने इस बात की शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट में दी है। इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नकली डेटा दिखाया था और अब वह दिल्ली वासियों को पानी उपलब्ध नहीं कराने की बात कहकर अपनी वकालत को छिपाने के लिए हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अदालत जानना क्या उनका अधिकार है, हम भी अदालत में जवाब देंगे। आपको बता दें कि पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। आपको बता दें कि अनिल विज ने दिया बयान, अपनी विफलता में छिपा रहे केजरीवाल। अनिल विज ने यह बात कही है। असम के सीएम हेमंत बिस्व के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसके उद्देश्य राज्य के उन हिस्सों में मवेशी का मारना और बिक्री पर रोक लगाना है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुत संख्या में हैं। नव प्रस्तावित कानून असम मवेशी संरक्षण विधेयक के तहत मवेशियों को मारना एक गैर जमानती जुर्म है। सरना के सदन में विधेयक पेश करने के बाद ये भी उल्लिखित कर दिया गया है कि नए कानून को उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मवेशियों के वध की उन क्षेत्रों की अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं और वह स्थान किसी मंदिर और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट दी जा सकती है। आपको बता दें कि असम के नए कानून की तैयारी की जा रही है। मंदिर के करीब नहीं बिकेगा बीफ। आपको बता दें मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में ये पाबंदी लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मंदिर में करीब नहीं बिकेगा बीफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 से 14 जुलाई के तेजिस्तान की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद की बैठक में संगठन की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी क्योंकि यह इस साल अपने गठन की 20वीं वर्षगांठ माना जा रहा है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे। भारत और पाकिस्तान के अलावा एससीओ में रूस, चीन, ताजिकिस्तान और आपको बता दें कि तजाकिस्तान और कई देश शामिल रहे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय का दौरा, आपको बता दें कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे एस जयशंकर। आपको बता दें कि बैठक में एससीओ की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि एक बैठक होगी जिसमें एससीओ की आपको बता दें कि एससीओ की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट।